गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ग्रुप पर आधारित और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहली प्रॉब्लम आपके पास कुछ इस तरह से है। इसका स्टेटमेंट देखिए। आपको सिद्ध करना है कि अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R0, मतलब R0 का मतलब इसमें पूरे रियल नंबर में से मात्र जीरो को हटाया गया, बाकी सब रियल नंबर काउंट किए गए हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि अशून्य वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R0 पर चार एकेकी आच्छादक रूपांतरण F1, F2, F3, F4 जो कि निम्न प्रकार से परिभाषित हैं। F1x इक्वस टू एक्स, F2x इक्वस टू माइनस एक्स, F3x इक्वस टू 1/x, F4x इक्वस टू माइनस 1/x का समुच्चय संयुक्त फलन के लिए एक ग्रुप है। अब आपको एक्चुअल में प्रूव क्या करना है। आपके पास एक सेट दे रखा है, ठीक है, जैसे जी सेट दे रखा है, उसमें चार फंक्शन है F1, F2, F3, F4। ठीक है ना। इस सेट को आपको एक ग्रुप बताना है। किसके लिए? किसी बाइनरी स्टार के लिए। और इस समय जो बाइनरी दे रखी है वो क्या है? संयुक्त फलन है। ठीक है ना, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जैसी बाइनरी है आपके पास। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जैसी बाइनरी है, मतलब गो फोग इस तरह की ऑपरेशंस आपको अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो मतलब ये जी है जिसमें चार 1 1 ऑन टू फंक्शन है। एक एक की आच्छादक का मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 होने का मतलब डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज, यूनिक इमेज होनी चाहिए किसमें? बी में, कोडोमेन में। ठीक है, और ऑन टू होने का मतलब कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट कोई ना कोई प्री इमेज रखना चाहिए सेट ए में, मतलब डोमेन में। ठीक है, तो ये चार 1 1 ऑन टू फंक्शंस हैं जिनसे मिलके जी बना है। जी पे एक बाइनरी स्टार है, और क्वेश्चन में जो स्टार जो डिफाइंड की गई है वो क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, मतलब संयुक्त फलनों की संक्रिया टाइप की संक्रिया है। ठीक है, अब इसे आपको ग्रुप बताना है, तो इसे भी हम संक्रिया टेबल से सोल्व करेंगे। लेकिन संक्रिया टेबल से सोल्व करने से पहले हमें कुछ मतलब संयुक्त फलनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे ये आप देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने मेंशन कर दिया कि जी बराबर क्या है? F1, F2, F3, F4 है। ठीक है, स्टार क्या है? संयुक्त फलन संक्रिया है या कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। तब हमें जी स्टार को संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक ग्रुप सिद्ध करना है। ठीक है, संक्रिया सारणी बनाने के लिए पहले हम निम्नलिखित को ज्ञात करना होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि F1 स्टार F1 स्टार F1 पे अगर x ऑपरेट किया जाए तो क्या मिलेगा? तो वही पुरानी क्लासों के अकॉर्डिंग जो रूल होता है, F1 तो बाहर, और ये जो इस F1 पे ये कौन ऑपरेट हो जाएगा? x, तो ये F1x। और क्वेश्चन में F1x कितना दे रखा है? x दे रखा है, तो F1x, तो F1x वापस क्या आएगा? x, तो इसका मतलब x क्या है? x एक्चुअल में F1x है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास F1 स्टार F1 किसके बराबर आ गया? F1 के बराबर आ गया। नेक्स्ट देखिए, आपको कैलकुलेट करना है F1 स्टार ऑफ x। ठीक है, तो रूल के अकॉर्डिंग F1 आउटसाइड रहेगा, इनसाइड F2 ऑफ x लिखोगे। प्रॉब्लम में F2x का मान कितना दे रखा है? -x दे रखा है, मतलब ये -x किस पे ऑपरेट होगा? F1 पे। और प्रॉब्लम में F1 ऑफ x कैसा दे रखा है? प्रॉब्लम में F1 ऑफ x कितना दे रखा है? x दे रखा है। लेकिन यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है F1 ऑफ -x, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा? -x हो जाएगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने? ये आ जाएगा -x, और -x कुछ नया नहीं है। -x क्या है? एक्चुअल में F2x है। तो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो F1 स्टार F2 बराबर क्या मिल जाएगा? F2 मिल जाएगा। इसी टाइप से अगर मान लो आप F1 स्टार 3 ऑफ x कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या मिलेगा? F1 ऑफ F3x। प्रॉब्लम में F3x कितना डिफाइंड है? 1/x। ठीक है, इस F1 पे 1/x को अगर आप ऑपरेट करोगे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा? 1/x। और 1/x एक्चुअल में कुछ नया नहीं है, क्या है? F3x क्वेश्चन में दिया गया है। तो इसको और इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो F1 स्टार 3 इक्वल्स टू F3 मिल जाएगा। ऐसे ही आप F1 स्टार F4 ऑफ x निकाल सकते हो, जो F4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप F2 स्टार F1 ऑफ x निकालोगे तो F2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप ये देखिए, इसे समझना है।
F2 स्टार ऑफ x निकालना है आपको, ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग F2 बाहर और अंदर क्या रहेगा F2x। प्रॉब्लम में F2x को क्या डिफाइन कर रखा है -x, मतलब इस बाहर वाले F2 पे कौन ऑपरेट होगा -x, ठीक है ना, F2 ऑफ -x। लेकिन प्रॉब्लम में F2x क्या डिफाइंड है, प्रॉब्लम में F2x क्या है -x, और यहाँ पे आपको F2 क्या चाहिए -x चाहिए। तो ये क्या होगा, एक माइनस तो बाहर और अंदर x की जगह -x, तो टोटल कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और x एक्चुअल में कुछ नया नहीं है, x एक्चुअल में किसकी वैल्यू है f1x की। तो इसको और इसको अब अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको F2 स्टार F2 किसके बराबर मिलेगा, F1 के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा, F1 के बराबर मिलेगा। और एक समझ लीजिए आप, जैसे ये समझो F2 स्टार F3 ऑफ x, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये F2 तो बाहर रहेगा, अंदर क्या रहा F3x। अब प्रॉब्लम में F3x कितना डिफाइंड किया हुआ है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम में F3x का मान 1/x है। मतलब अब आपको F2 ऑपरेट करना है, F2 पे ऑपरेट करना है कौन 1/x। F2 आपको क्या डिफाइंड है, F2x आपको डिफाइंड है -x, ठीक है, यही डिफाइंड है। लेकिन अपन को तो F2x नहीं चाहिए, अपन को अभी क्या चाहिए F2 ऑफ 1/x चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसमें -x की जगह -1/x करूँगा। और -1/x एक्चुअल में क्या है, किसकी वैल्यू है F4x की है, किसकी वैल्यू है F4x की है। तो इसको और इसको जब तुलना करोगे तो F2 स्टार F3 किसके बराबर मिल जाएगा, F4 के मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे ऑपरेशंस मैंने 1 बाय 1 करके आपके सामने लिख दिए हैं, आप इन्हें घर पे आसानी से देखिए, सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये 16 रिजल्ट रहेंगे आपके पास, ठीक है। इन 16 रिजल्ट की हेल्प से आप क्या बनाओगे, कंपोजिशन टेबल बनाओगे। कंपोजिशन टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि आप पहले हॉरिजेंटली F1 F2 F3 F4 सेट के एलिमेंट्स लिखोगे, और फिर वर्टिकली आप क्या लिखोगे, सेट के एलिमेंट्स लिखोगे, और ये बताओगे इन सेट के एलिमेंट्स पे ऑपरेशन कौन सा अप्लाई है। यहाँ पे संयुक्त फलन संक्रिया ऑपरेट है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑपरेटेड है, ठीक है। अब देखो इस F1 को आप इस F1 से ऑपरेट कीजिए, इस F2 से ऑपरेट कीजिए, इस F3 से ऑपरेट कीजिए, और इस F4 से ऑपरेटेड कीजिए। तो F1 को F1 से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा F1, मैंने बता रखा सबसे पहले ये कैलकुलेट किया। फिर उसके बाद F1 को F2 से ऑपरेट करोगे तो क्या आएगा F2, वहाँ पे सेकेंड नंबर पे कैलकुलेट करके बता रखा है। तो ऐसे F3 आ जाएगा, F4 आ जाएगा, मतलब F4 को F2 से मल्टीप्लाई करोगे तो F3 आ जाएगा। ऐसे ही F3 को अगर F3 से ऑपरेट करोगे तो F1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही F2 को F4 के साथ ऑपरेट करोगे तो F3 आ जाएगा। तो ये सारे ऊपर रिजल्ट कैलकुलेट करके बता रखे हैं, तो आप उनकी हेल्प से टेबल बना सकते हो, ठीक है। अब टेबल से ग्रुप को कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, समवर्त नियम संतुष्ट होना चाहिए। तो समवर्त नियम का एक ही तरीका है, अगर संक्रिया सारणी में आने वाले अवयव किसके अवयव हों, जी के अवयव हों, तो वो कैसा होता है, मतलब वो बाइनरी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करती है। तो यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं कि कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं, जी के एलिमेंट है, मतलब F1 F2 F3 F4 जैसे ही हैं। इसका मतलब ये कैसी है, क्लोज्ड है, या क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं साचरीय नियम का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि संयुक्त फलनों के रूपांतरण में साचरीय नियम का हमेशा पालन होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में हमेशा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नियम पालन होता है। तो इसका मतलब वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होने का मतलब दी गई संक्रिया के लिए ये साचरीय नियम का पालन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा रूल ये है, तत्समक अवयव निकालना है, तो वो भी टेबल से कैसे मिलता है कि एक ऐसा एलिमेंट देखो जिसको बाकी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे वो बाकी एलिमेंट्स ऐसे कैसे आ जाएं, तो वो एलिमेंट क्या कहलाता है, उस टेबल का आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। तो इस केस में प्रेजेंट सिचुएशन में F1 ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी अन्य एलिमेंट के साथ अगर आप स्टार के साथ ऑपरेट करोगे तो फिर से आपको वो अन्य एलिमेंट मिल जाएगा। अर्थात आप टेबल से देख सकते हो F1 स्टार F1 1 है, सॉरी F1 है, या ओके। तो ये मैंने 1 बाय 1 करके, ऐसे ही अगर आप F1 को F2 के साथ ऑपरेट करो या F2 को F1 के साथ ऑपरेट करो तो आपको वापस क्या मिल रहा है, F2 मिल रहा है। ऐसे ही F1 को F3 के साथ ऑपरेट करो या F3 को F1 के साथ ऑपरेट करो, वापस आपको क्या मिल रहा है, F3 मिल रहा है।
ऐसे ही F1 को F4 के साथ ऑपरेट कीजिए, F4 को F1 के साथ ऑपरेट कीजिए, वापस आपको क्या मिल रहा है, F4 मिल रहा है। इसका मतलब F1 इस संक्रिया के लिए इन सेट के अवयवों पे किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है, मतलब E बराबर इसमें F1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ग्रुप में लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एग्जिस्ट करना चाहिए। तो जैसे इस केस को देखो, तो यहाँ पे F3 पे मैंने F1 को लेफ्ट साइड से ऑपरेट किया है, जबकि यहाँ पे मैंने F3 पर F1 को राइट साइड से ऑपरेट किया है। तो दोनों ही सिचुएशन में सेम रिजल्ट आना चाहिए अगर ग्रुप में होगा तो ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इन्वर्स एलिमेंट कि F1 का इन्वर्स क्या है, F2 का इन्वर्स क्या है, F3 का इन्वर्स क्या है, F4 का इन्वर्स क्या है। तो इन्वर्स देखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है क्या, कि आप ये देखो कि पहली पंक्ति में आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये किस किस के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, इसके कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। तो इसका मतलब F1 का इन्वर्स F1 है। दूसरी पंक्ति में आइडेंटिटी एलिमेंट देखो कहाँ पे है, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, ये मिल रहा है F2 और F2 के कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब F2 का इन्वर्स F2 है। थर्ड पंक्ति में आइडेंटिटी एलिमेंट देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये किस किस से मिल रहा है, ये F3 और F3 के कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब F3 का इन्वर्स F3 है। और लास्ट पंक्ति में F1 यहाँ पे है, ये देखो किससे मिल रहा है, ये F4 और F4 के ऑपरेशन से मिल रहा है। तो इसका मतलब F4 का इन्वर्स F4 है। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स खुद वो ही आ रहा है। जैसे F1 का इन्वर्स क्या है, F, F2 का इन्वर्स क्या है, F2 का इन्वर्स क्या है, F2। ऐसे ही F3 का इन्वर्स क्या है, F3। ऐसे ही F4 का इन्वर्स, F4 का इन्वर्स क्या है, F4 इन्वर्स किसके बराबर है, F4। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है तो आप ये देख सकते हैं, डायगोनली सिमेट्रिक होना चाहिए। ये डायगोनल है इस टेबल का। ठीक है, तो देखो इधर F2 F3 F4 है, तो नीचे भी F2 F3 F4 होने चाहिए हैं। इधर जाओगे तो क्या मिल रहा है, F4 F3। तो इधर जा रहे हो तो भी क्या मिल रहा है, F4 F3। इधर जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, F2। इधर जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, F2। इसका मतलब ये डायगोनली सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इस समय कैसी है, इस समय कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसी है, कम्यूटेटिव है। कैसी है, आबेली है, COMMUTATIV, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो हम लास्ट में क्या कह सकते हैं कि ये देखो सब सारा कैलकुलेट करके मैंने बता रखा है, आप इसे पढ़ सकते हो आसानी से। वही जैसे पुरानी क्लासों में क्वेश्चंस कराएं, सेम पैटर्न है, बस आप लैंग्वेज का ध्यान रखिए। थ्योरी पेपर है, ठीक है। आप जितना अच्छे से चीज़ों को एक्सप्रेस मतलब लिख पाओगे उतनी अच्छी मार्किंग होती है। ठीक है, तो ये पांचों पॉइंट्स डायगोनल सिमेट्रिक, मतलब ये क्या बता देगा, इसको क्रम विनिमय बता देगा। ठीक है, तो कुल मिला के आप रिजल्ट में क्या कह सकते हो, अतः उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि G स्टार एक क्रम विनिमय ग्रुप है, साथ में इस ग्रुप का ग्रुपांक कितना है, 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपके पास बाइनरी है, स्टार है, जो संक्रिया ली है, वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। लेकिन ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसी मिल गई आपको, कम्यूटेटिव मिल रही। कैसी मिल गई, कम्यूटेटिव मिल गई। लेकिन हमेशा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमेशा कैसी हो, कम्यूटेटिव हो। ठीक है, ज़्यादातर केसेस में कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपकी कम्यूटेटिव नहीं होती है। लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम्पल है 4 ऑर्डर का जिसमें आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस कैसी मिल रही है, कम्यूटेटिव मिल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ वो भी क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे ही है। ये भी क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पे ही है। तो देखिए जरा, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय G बराबर F1 F2 F3 F4 F5 F6 संयुक्त फलन संक्रिया के लिए एक परिमित अक्रम विनिमय ग्रुप है। मतलब इसमें F1 स्टार F2 अगर आप करोगे तो वो इक्वल नहीं आना चाहिए F2 स्टार F1 के। ये किसी रैंडमली के लिए है, कोई ज़रूरी नहीं F1 F2 ही हो। किन्हीं भी दो F1 F2 के लिए अगर ये चीज़ आती है तो वो कैसी होती है, नॉन अबेलियन होती है, अक्रम विनिमय होती है। ठीक है, जबकि अभी पुराने वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा F1 स्टार बराबर F2 F1 स्टार मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो आपकी कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी है, किसमें, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस टाइप की बाइनरी में,
हमेशा बराबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ज़रा, तो अब ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है स्टूडेंट जैसे अभी किया था। वहाँ पे 4 फंक्शन थे, यहाँ पे कितने हैं? 6 फंक्शन है। F1 जेड है, F2 1/z है, F3 1-z है, F4 z/z-1 है, F5 1/1-z है, F6 z-1/z है, ठीक है। तो आप सबसे पहले F1 स्टार F1 कैलकुलेट करना, फिर आप F1 स्टार F2 कैलकुलेट करना, फिर आप F1 स्टार F3 कैलकुलेट करना, फिर आप F1 स्टार F4 कैलकुलेट करना, फिर आप F1 स्टार F5 कैलकुलेट करना, फिर आप F1 स्टार F6 कैलकुलेट करना, ठीक है ना। तो F1 को सबके साथ ऑपरेट करा दोगे तो वो मान आ जाएंगे। फिर आप दूसरी बार क्या करना है, F2 स्टार F1, F2 स्टार F2, F2 स्टार F3, F2 स्टार F4, F2 स्टार F5, F2 स्टार F6 कैलकुलेट करना। फिर थर्ड टाइम आप F3 स्टार F1, F3 स्टार F2, F3 स्टार F3, F3 स्टार F4, F3 स्टार F5, F3 स्टार F5, F6 ये कैलकुलेट करना। ऐसे ही फिर आगे आप F4 F स्टार 1, F4 F स्टार 2, F4 F स्टार 3, F4 F स्टार 4, F4 स्टार F4 सॉरी 5, F4 स्टार F6 कैलकुलेट करना। फिर आप 4 की जगह 5 ले लेना, तो F5 स्टार F1, F5 स्टार F2, F5 स्टार F3, F5 स्टार F4, F5 स्टार F5, F5 स्टार F6 आ जाएगा। ऐसे लास्ट में आप F6 स्टार F1, F6 स्टार F2, F6 स्टार F3, F6 स्टार F4, F6 स्टार F5, F6 स्टार F6 ये सब चीज़ें कैलकुलेट करके फिर आप इसकी कंपोजिशन टेबल बनाओगे। तो कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए आप हॉरिजेंटली F1 F2 F3 लिखोगे, F1 F2 F3 F4 F5 F6 ऐसे वर्टिकली लिखोगे, F1 F2 F3 F4 F5 F6, ठीक है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आपने कैलकुलेट कर रखा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कैलकुलेट कर रखा है, इनसे क्या मिलेगा वो कैलकुलेट कर रखा है, सब रखना और आप 1 बाई 1 चेक करना। तो ये ग्रुप हो जाएगा, लेकिन इसमें ज़रूर कहीं ना ये डायगोनली सिमेट्रिक नहीं आएगी, मतलब इधर जाओगे कुछ अलग एलिमेंट्स आएंगे, इधर जाओगे कुछ अलग एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो ये आप खुद घर पे कर सकते हो, ठीक, क्योंकि सेम जो अभी पहले क्वेश्चन कराया है उसी की तरह ये क्वेश्चन चलने वाला है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लासों में मैं इसका सोल्यूशन आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब स्टूडेंट्स अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस किए थे मैंने बाइनरी कंपोजिशन टेबल की हेल्प से किए। अब कोई ज़रूरी नहीं हमेशा आपको उसी टेबल से क्वेश्चन सोल्व करने को मिले, ठीक है ना। तो अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं ले रहा हूँ ये कैसा है, डिफरेंट वे में है, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे बाइनरी कंपोजिशन टेबल का यूज़ नहीं करेंगे, जो सिंपल अपने रूल्स हैं उनका यूज़ करते हुए इसे ग्रुप प्रूव करेंगे, ठीक है। पहले तो आप स्टेटमेंट देखिए क्या है। आपको सिद्ध करना है कि धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q प्लस संकरीय स्टार के लिए आबेली ग्रुप है, जहाँ स्टार निम्न प्रकार परिभाषित है। मतलब अगर आप Q प्लस में कोई दो एलिमेंट A और B उठाते हो और उन पे अगर स्टार ऑपरेट करते हो तो A स्टार भी आपको रिजल्ट में क्या देगा, A इंटू बी अपॉन 2 देगा। और किसके लिए, प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ Q प्लस के लिए, ठीक है। मतलब आप समझे आप क्या, कि आपके पास जो G है वो इस समय क्या है स्टूडेंट्स, Q प्लस है। Q प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ये सेट है, ओके। और स्टार क्या है इसमें, स्टार उन्होंने डिफाइन किया, अगर आप Q प्लस में या G में से कोई भी एलिमेंट लोगे A और B, उन पे अगर स्टार लगाओगे तो वो ऐसा में देगा A इंटू बी अपॉन 2 देगा आपको, ठीक है। अब इस G स्टार को आपको क्या बताना है, ग्रुप बताना है। इस G स्टार को क्या बताना है, ग्रुप बताना है। अब अगर G स्टार ग्रुप बनेगा तो इसके लिए आपको क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब संवर्त नियम, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साचर्य नियम, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब तत्समक अवयव, और लास्ट का इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ये बताना है, और एक इसे एबिलिटी बताना है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ये प्रूव करना चाहिए, ठीक है। ये 5 चीज़ें आपको इस G स्टार के लिए बतानी है, प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
तो अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे इतनी थ्योरी हम कैसे लिख पाएंगे। बड़ा इजी सा है, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बस उसको लिखते जाओ, आपका काम हो जाएगा। देखो ज़रा, सबसे पहले जी बताओ क्या है। तो जी इस समय क्यू प्लस है, मतलब सभी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। साथ में स्टार बताइए क्या है। स्टार या तो वेल नोन होगी, कोई प्रसिद्ध बाइनरी मतलब रिजल्ट होगा, या फिर वो खुद डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे उसने डिफाइन किया है कि ए और बी पर अगर स्टार लगाओगे तो वो कैसे मिलेगी, ए और बी का मल्टीप्लाई करके उसे 2 से डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, प्रत्येक ए बी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस के लिए। अब आपको ये प्रूव करना है कि जी स्टार आपका कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें प्रूव करने जा रहा हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का सिंपल सा मीनिंग है कि आप सेट में से कोई 2 एलिमेंट उठा लो, कोई 2 एलिमेंट उठा लो। तो अभी सेट आपके पास क्या है, क्यू प्लस, और उन पे वो बाइनरी लगा दो ए स्टार बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी बाई 2 आ जाएगा। अब ये ए क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ये जो ए बी बाई 2 जैसा एलिमेंट आ रहा है वो यूनिक होना चाहिए, और साथ में किस में जाना चाहिए, क्यू प्लस में जाना चाहिए। तब तो वो आपकी उसमें क्या है, क्लोज प्रॉपर्टी हो जाएगी, वरना वो नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपने ए क्यू में से क्यू प्लस में से लिया है, बी क्यू प्लस में से लिया है, ठीक है। तो दी गई संक्रिया के लिए स्टार बी कैसा दिखाई देगा, ए बी अपॉन 2 जैसा दिखाई देगा, जो एलिमेंट है किसका, क्यू प्लस का, ठीक है। क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि ए क्यू प्लस में आ रहा है, बी क्यू प्लस में आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन, 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी किस में आएगा, क्यू प्लस में आएगा, ठीक है। और साथ में ए बी अगर क्यू प्लस में है तो उनको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी किस में आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा जो क्यू प्लस में आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है, अर्थात स्टार क्यू प्लस पर क्लोजर नियम का पालन करती है। क्यों कह दिया स्टूडेंट, बड़ा सिंपल सा है, ए क्यू प्लस का एलिमेंट है, बी क्यू प्लस का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी डेफिनेटली किस में आएगा, क्यू प्लस में आएगा, ठीक है। अब एक नया एलिमेंट ए बी है जो किस में आ रहा है, क्यू प्लस में है। अगर आप इसे 2 से डिवाइड भी कर देते हो, ए बी अपॉन 2, तो भी आपको एक नया रेशनल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो वो भी किस में आएगा, क्यू प्लस में आएगा। तो इस फैक्ट की हेल्प से मैं आसानी से कह सकता हूँ कि ये जो स्टार है ये इस क्यू प्लस पर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, इस नियम का पालन करती है, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप काउंटर एग्जांपल लेके देख सकते हो। जैसे ए इक्वस टू, जैसे मैंने 4 ले लिया, पॉजिटिव नंबर लेना है, ए इक्वस टू 4 ले लिया, बी इक्वस टू मैंने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। तो बताओ, दोनों क्यू प्लस में, ये भी क्यू प्लस में, ये भी क्यू प्लस में, तो ए स्टार बी क्या है, ए स्टार बी किस में आना चाहिए, क्यू प्लस में। तो देख सकते हो आप, ए स्टार बी का मतलब, ए स्टार बी का मतलब ए इंटू बी अपॉन 2। तो ए कितना है इसमें 4, बी कितना है 6/2, तो 24/2 मतलब 12। अब बताओ 12 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये किसका पार्ट है, क्यू प्लस का। तो बस यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो ए और बी एलिमेंट लिए हैं क्यू प्लस में से, तो उन पे अगर आप स्टार लगाते हो तो वो एलिमेंट भी डेफिनेटली किस में आएगा, क्यू प्लस में आएगा, यूनिकली आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्टार यहाँ पे किस रूल को फॉलो कर रही है, क्लोजर रूल को फॉलो कर रही है, समवर्त नियम का पालन कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए देख सकते हो, पहले तो आप 3 एलिमेंट लीजिए, ए एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस लिया, बी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस लिया, सी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस लिया। फिर रूल लिखिए आप कि एसोसिएटिव का रूल क्या है। एसोसिएटिव का रूल क्या होता है कि ए को स्टार के साथ ऑपरेट करो बी स्टार सी के लिए, और ए स्टार बी को ऑपरेट करो स्टार सी के लिए, ठीक है ना। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो, अननोन बाइनरी हो, अज्ञात बाइनरी आपके सामने हो, तो वहाँ आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। मतलब आप पहले बी स्टार सी को सोल्व करो, जो कुछ है उसके साथ ए को ऑपरेट कीजिए। तो देखो ए तो ऐसे कैसे, स्टार ऐसे कैसे, बी स्टार सी को सोल्व करूंगा तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बी सी अपॉन 2 आएगा, ठीक है। अब मेरे पास एक नया एलिमेंट बी सी अपॉन 2 जैसा है और उसके साथ ए ऑपरेट है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, ए बी सी अपॉन 4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको थोड़ी देर के लिए आप एक्स मान लो, तो ए स्टार एक्स, अब ए स्टार एक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए एक्स अपॉन 2 आएगा, और एक्स एक्चुअल में आपका क्या है, एक्स है बी सी अपॉन 2, तो ये ए बी सी अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट कितना है, ए बी सी अपॉन 4। राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर लो, ए स्टार बी ऑफ स्टार सी, तो ए स्टार बी क्या कहता है, ए बी अपॉन 2,
उसके साथ ऑपरेट करना है सी को, तो ये क्या कहेगा ए बी सी अपॉन 4। तो दोनों चीज़ें कैसे आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब एसोसिएटिव रूल भी प्रत्येक ए बी सी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस के लिए यहाँ पे सेटिस्फाइड है, अर्थात साचर्य नियम का पालन हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, आप आपके पास स्टार बाइनरी है, आपको पता नहीं है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, तो थोड़ी देर के लिए तो आप ई को क्या मान लो, आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो। और सिंपल सी बात है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है वो कहाँ से आता है, सेट में से आता है। ठीक है, तो ई एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस क्या है, दी गई स्टार के लिए तत्समक अवयव होगा। कब, जब ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आप तो अगर आपको तत्समक अवयव निकालना है तो आप तो डेफिनेशन अप्लाई कर दिया करो। ठीक है, तो ई स्टार ए बराबर ए स्टार ई होना चाहिए प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस के लिए, जब तो ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, वरना वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। अब ए स्टार ई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ई ए बाई 2, और ई स्टार ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ई ए अपॉन 2, और ए स्टार ई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए ई अपॉन 2। दोनों किसके बराबर होने चाहिए, ए के बराबर। ठीक है, तो मैंने ए अपॉन 2 बराबर ए ले लिया। ठीक है, अब इस ए को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ रहा हूँ, तो ई ए बाई 2 माइनस ए बराबर 0, और इसमें से ए को मैंने कॉमन भी लिया है, तो ई बाई 2 माइनस 1 इंटू ए बराबर 0, ये बचेगा। देखो ये यहाँ पे ये बच गया। ठीक है, ये आपके पास ई बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि a इंटू बी बराबर 0 है, तो इसका मतलब या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए या तो स्मॉल a इक्वल्स टू 0 होगा या e बाई 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन अब a इक्वल्स टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a कहाँ से लिया है, g से, और g इस समय क्या है, q प्लस, मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जबकि a तो पॉजिटिव नहीं है, 0 है। तो इसका मतलब a तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इस क्वांटिटी को क्या है, 0 होना पड़ेगा। इसको 0 होने का मतलब e बराबर क्या है, 2 आएगा। तो इसका मतलब दी गई स्टार के लिए तत्समक अवयव कौन है, e बराबर 2 है। दी गई सारणी के लिए तत्समक अवयव कौन है, e बराबर, दी गई संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन है, e बराबर 2 है। ठीक है, तो ऐसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं डेफिनेशन को अप्लाई करके। ठीक है, फिर उसके बाद आता है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, कि किसी, आपने जैसे कोई भी एलिमेंट लिया क्यू प्लस में से, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। तो डेफिनेशन जैसे पहले तो माना बी एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस ए एलिमेंट का प्रतिलोम है, थोड़ी देर के लिए अपन ने बी को ए का प्रतिलोम मान लिया है, तब डेफिनेशन क्या कहती है कि ए स्टार बी या बी स्टार ए करें तो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी की। ये डेफिनेशन है किसकी, इनवर्स एलिमेंट की। ठीक है, तो ए स्टार बी रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, ए बी बाई 2, और बी स्टार ए क्या बनाएगा, बी ए बाई 2। दोनों किसके बराबर होने चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर। और आइडेंटिटी इस समय अभी थोड़ी देर पहले अपन ने फाइंड आउट किया कितनी है, 2 है, तो ये ए बी अपॉन 2 बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। आपको तो यहाँ से बी चाहिए, ठीक है ना, तो बी कितना आ जाएगा, 4 अपॉन ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को ए नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना चाहिए क्या, कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ए कहाँ से आ रहा है, सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जिसमें 0 एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू 4 अपॉन ए लिखता। हाँ, अगर मेरे पास और कोई सेट होता तो मेरे को यहाँ मेंशन करना पड़ता है कि ए कैसा है, नॉन जीरो है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं करेगा ये, क्योंकि ए ऑलरेडी हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, और 4 अपॉन पॉजिटिव नंबर कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा, मतलब एक वेल डिफाइंड रिजल्ट होगा। ठीक है, तो बी इक्वल्स टू क्या है, 4 बाई ए। अब इसका मतलब समझो क्या है, बी को आपने क्या कहा था कि ए का प्रतिलोम क्या है, बी, तो उसको नोटेशन फॉर्म में यही कहेंगे, ए का प्रतिलोम क्या है, सॉरी ए का प्रतिलोम क्या है, ए का प्रतिलोम ए इनवर्स, जो किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है ना, तो ए का प्रतिलोम बी इक्वल्स टू 4 बाई ए है। क्योंकि ए आपने क्यू प्लस का कोई आर्बिट्री पॉइंट लिया था। अब ए टाइप के तो क्यू प्लस में इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो कोई सा भी ए हो सकता है। ठीक है ना, तो आप सिंपल ये कह सकते हो कि जी स्टार में अगर ए एलिमेंट ऑफ क्यू प्लस आ रहा है तो इसका प्रतिलोम अवयव सदैव कैसा होगा, बी बाई ए, जैसे सॉरी
4/a जैसा होगा। कैसा होगा? 4/a है ये ध्यान रखना, आप कट कर लेना इसको। मैंने b/a लिखा है, ये कैसा होगा? 4/a जैसा होगा। ठीक है। कोई आपसे पूछे कि इस मतलब g आपके पास q+ है, ओके, और स्टार आपके पास उसमें कैसी है? a♯b इक्वल्स टू ab/2 है, तो उसमें किसी भी a एलिमेंट ऑफ q+ का इन्वर्स हमेशा कैसा होगा? इस जैसा होगा, 4/a जैसा होगा। कैसा होगा? 4/a जैसा होगा। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये b/a लिखा हुआ है, तो इसे प्लीज़ आप 4/a कंसिडर करें। ओके। लास्ट इसको अबेलियन भी बताना है, तो अबेलियन को बताने के लिए क्या है? एक एलिमेंट q+ में से लिया, दूसरा एलिमेंट q+ में से लिया। अब अबेलियन के लिए रिजल्ट क्या होता है? a♯b बराबर क्या आना चाहिए? b♯a। अगर आप ऐसा दिखा पा रहे हो तो आपका आंसर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है। तो देखो जरा, a♯b का मतलब ab/2, मतलब a और b का सिंपल मल्टीप्लिकेशन और उसे 2 से डिवाइड कर दो। क्यों ना मैं इसको ba/2 लिख दूँ, क्योंकि a और b क्या है? रेशनल नंबर्स तो है पॉजिटिव, तो उसमें a × b करो, 2 × 4 करो, या 4 × 2 करो, हमेशा रिजल्ट तो क्या आएगा? 8 ही आएगा। ठीक है ना। तो ab/2 है, इसको मैंने क्या लिखा? ba/2। और ba/2 एक्चुअल में क्या है? b♯a है। रूल के अकॉर्डिंग b × a/2 आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी अगर आप a और b q+ में से पिक कर रहे हैं, तो वो हमेशा a♯b इक्वल्स टू b♯a रूल को फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये स्टार क्या है? क्रम विनिमय है। ये स्टार क्या है? क्रम विनिमय है। तो उपरोक्त पॉइंटों से ये क्लियर है क्या कि g♯ आपका या q+* एक कैसा है? अबेलियन ग्रुप है, क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके इस चैप्टर की कुछ थ्योरम्स हैं, उन्हें अपन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स पैटर्न यही है, आप डेफिनेशंस को सही से यूज़ कर पाओगे तो आप कैसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स।